हिंद, आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके के सुपर 50 क्वेश्चंस, और इसमें हम इन टॉपिक से क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मौर्य काल हो गया, मुगल काल हो गया, गुप्त वंश हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, गांधी युग हो गया, हरित क्रांति, पड़ोसी देश हो गया, ठीक है, आधुनिक इतिहास हो गया। यहां से जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनमें से टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आप इन सुपर 50 क्वेश्चंस को एक टेस्ट की तरह लेना, क्योंकि इनमें से मोस्टली चीजें मैं आपको याद करवा चुका हूं। तो आज आपका ये समझ लो कि आपका ये रिवीजन टेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवीजन टेस्ट हो रहा है, और साथ में कुछ नई चीजें भी आप याद करते हुए चलोगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरीके की क्लास को अगर आपका प्यार मिलता है तो आगे हम एक ही क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, टॉपिक्स के क्वेश्चंस का टेस्ट आपका लेते रहेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और पहला क्या है आपका कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आ गया होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अब देखो, कुछ चीजें याद करवा देता हूं मैं आपको जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, लेकिन इसने शासन कब से कब तक किया? एग्जाम्स में आ जाता है। तो इसने 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक क्या है, इसने शासन किया। 322 से 298 तक। इसके बाद इसका बेटा शासक बना जिसका नाम क्या था? बिंदुसार। और एग्जाम्स में ऐसे भी पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का क्या नाम था, यह भी पूछा गया है। तो इसके बेटे का नाम बिंदुसार हो जाएगा जिसने 298 से लेकर 273 तक शासन किया, और इसके पोते का नाम हो जाएगा अशोक, जिसको चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है। और मौर्य काल में सबसे सक्सेसफुल जो रहे हैं वो अशोक रहे हैं, जिसने 273 से लेकर 232 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक का राज्याभिषेक कब किया गया? अब आप सोचोगे कि 273 से शासन करना शुरू किया है तो 273 में ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका राज्याभिषेक है वो कब कब किया गया? 269 ईस्वी पूर्व किया गया। अब ये क्यों है, कैसा है, इतना आप मत सोचो, उसमें काफी समय लग जाएगा समझाने में। बस आप इतना याद कर लो। डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा कि अशोक का राज्याभिषेक कब किया गया, तो 269 ईसा पूर्व इसका राज्याभिषेक किया गया, इसको राजा बनाया गया। और इसके लगभग 8 साल के बाद इसने कलिंग का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? कलिंग का युद्ध लड़ा, जो इसके जीवन को बदल दिया। इसके बाद इसने युद्ध नीति को त्याग दिया, क्योंकि इसका दिल पसीज गया कि इतने लोगों की हत्या हो गई है खून देख के, कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसने कौन सा धर्म अपना लिया? अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? इसने जैन धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था, ठीक है। और कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व हुआ। बात समझ में आ गई? इतना आप सभी को याद करना है बस। अब यहां पर बात आई है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से की वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। कौटिल्य, जो इसके गुरु थे, चाणक्य, ठीक है, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त, कितनी बार मैंने आपको याद करवा दिया है। और जिसने अर्थशास्त्र की रचना की, जो किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है, राजनीति के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके यहां से आ रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अभी हमने पढ़ा था। तो अशोक ने कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 261 ईसा पूर्व क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। 261 में तो क्या हुआ था? उसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? सारे के सारे युद्ध मैं आपको याद करवा चुका हूं, और पानीपत वाले बार बार याद करवा रहा हूं। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। दूसरा 1556 में हुआ। तीसरा 1761 में हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ।
तो ये सारे के सारे युद्ध आपको याद होने चाहिए, आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1526, जो किसके बीच में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो जो मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है भाई अकबर को। ठीक है, अब एक बात सोचो, जो मुगलों को महान बताते हैं ना, उनके लिए एक बात है भाई। ठीक है, पहली बात तो ये मुगल हमारे देश के नहीं थे, और जो मुगलों को महान मानते हैं ना, उनके सबसे महान शासक कौन है, अकबर। और इस अकबर की कभी भी हिम्मत नहीं हुई महाराणा प्रताप जी के सामने जाने की। अब सोच लो ये कितना महान होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मुगल कितने महान थे, लेकिन हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास है, हमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारे देश के जो वीर योद्धा रहे हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। हमारे भारतीय नेताओं के पास, राजनेताओं के पास इतना टाइम नहीं है कि इसको बदला जा सके। उनको तो वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाने पे, जाति के नाम पे लड़ाने पे, और अब तो भाषा के नाम पे भी लड़ाने लग गए, राज्य के नाम पे लड़ाने लग गए। ठीक है, वरना आपको पता है ना, बदलना चाहिए। महाराणा प्रताप जी के बारे में कितना जानते हो? कुछ नहीं जानते। ये तो सीरियल्स, मूवी वगैरह बन जाती हैं तब थोड़ा बहुत जान लेते हो, वरना किताबों में कहां लिखा है। ठीक है, शिवाजी के बारे में कहां से जानते हो आप? ठीक है, महाराजा सूरजमल जी के बारे में कहां से जानते हो? नहीं जानते ना, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता हमें। आगे देखो, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आप बोलोगे सर जी आप पढ़ा, तो भाई एग्जाम्स में नहीं आता। एग्जाम्स में आएगा ना तो मैं आपको जरूर पढ़ाता। अब आपके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि आपको भी अपने जीवन के बारे में सोचना है, सफलता प्राप्त करनी है। क्योंकि अगर मैं एक बात बताता हूं, अभी आपकी एज है ना, आपको लगता है जीवन में बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है। नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ। ये समझ लो, अगर ये भर्ती आपकी निकल गई ना, तो अगली बार 1 साल बाद आएगी, और उसमें आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ ताने सुनने पड़ेंगे, और हो सकता है किसी की तो लास्ट है तो उसका आर्मी में लगने का जो सपना है वो टूट जाएगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हुए जाओगे ना, 25 के नजदीक जाते जाओगे, अब बोलोगे 25 में तो काफी समय है, ये समय पता नहीं कब बीत जाता है। ठीक है, और कोरोना के बाद तो ऐसा लग रहा है कि टाइम है बड़ी तेजी से भाग रहा है। फिर आपको नौकरी की भी चिंता होगी, घर वालों की भी चिंता होगी, शादी की भी चिंता होगी, हर चीज की आपकी चिंता होने वाली है। और फिर ये भी बोलने लग जाओगे कि भाई बूढ़े होने लग गए। अभी लगता है ना उछल कूद कर रहे हो, बाद में उछल कूद बंद होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अभी सफल हो जाओ, पढ़ लो जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है। एग्जाम डेट जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा। अभी एग्जाम डेट नहीं आई है तो डेली किसी के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गुप्त वंश का शासक कौन हो जाएगा? तो गुप्त वंश का शासक हो जाएगा भाई श्रीगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त हो जाएगा। ये एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, याद रख लेना, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में, बस इतना ही आता है। गुप्त वंश का शासक कौन है? श्रीगुप्त है। आगे देखो, भारत का शेक्सपियर किस गुप्त शासक को कहा जाता है? कौन से गुप्त शासक को है वो क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने कितनी बार आपको याद करवा दिया है, क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है उसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, शेक्सपियर। ठीक है, समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा है वो इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में की गई थी। ये आपसे एग्जाम्स में आता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता इसको बोल दिया जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने आपको याद करवाया था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया तब। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मर्तकों का टीला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कब किया? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च हो गया या अश्विन्य अवज्ञा आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? 1930 में। ठीक है, लिख लो आप, याद कर लो कि दांडी मार्च हो गया
और इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है वो कब की गई थी? 1930 में की गई थी। 1942 में क्या हुआ? 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसके अलावा 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन, जिसको कब बंद कर दिया गया था? 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? करो या मरो का नारा, तो करो या मरो का नारा कब दिया गया था? यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था 1942 में, कि अब तो करो या मरो और भारत को आजाद करो। फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है। इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र बना था, तो इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा विलियम बेंटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। और प्रथम कौन हो जाएगा? प्रथम भारतीय। आपको बताना है प्रथम भारतीय। मैंने इतनी बार आपको याद करवा दिया है, अगर अब भी याद नहीं है तो फिर भाई आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको याद करवाया है। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताओ, कमेंट करके आपको बताना है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय पूछा है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति का जनक, तो हरित क्रांति का जनक कौन हो जाएगा? तो हरित क्रांति का जनक हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन है वो हरित क्रांति के जनक है। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? कि जो हमारी खाने की चीजें है ना, जो खाद्यान्न है अपना, जैसे अपना गेहूं वगैरह हो गया, इन सभी की उपज को बढ़ाने के लिए किया गया था। वर्गीज कुरियन किसका है? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति जिसको बोला जाता है, सफेद क्रांति, जो किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है, उनके जनक है वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आते हैं, तो याद कर लेना। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति कृषि से संबंधित कौन सी हो जाएगी? हरित क्रांति हो जाएगी। मत्स्य पालन से कौन सी हो जाएगी? नीली क्रांति हो जाएगी। दुग्ध उत्पादन से कौन सी हो जाएगी? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति हो जाएगी। तो इसका नीली क्रांति हमसे पूछा है तो क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ है? तो ये भाई हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके साथ है। किसके साथ हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि मैत्री सेतु किन दो देशों को जोड़ता है? बताओ, मैत्री सेतु है वो कौन से दो देशों को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी भाई पाटलिपुत्र, जिसको पटना के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये तो अभी हमने पढ़ा था, और ये क्वेश्चन आता ही आता है भाई, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने के लिए मिलेगा, देख लेना। ठीक है, तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हो जाएगा। अकबर ने किस नए धर्म की स्थापना की थी? तो अकबर ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना है वो अकबर के द्वारा किया गया था। ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया? देखो मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बताता हूं, अगर नहीं याद हो
आंसर। तो जो भी इमारतें बनी है ना, वो बनी है शाहजहां के काल में, जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, ठीक है, जितनी भी प्रसिद्ध है वो सारी शाहजहां के काल में बनी है, ठीक है। और जो चित्रकला हुई है वो हुई है जहांगीर के काल में, और जो उल्टे सीधे काम हुए हैं वो हुए हैं औरंगजेब के काल में, और जो थोड़े ठीक ठाक काम हुए हैं वो हुए हैं अकबर के काल में। तो इतना आप देख लेना, ठीक है। तो ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया? तो अब हो जाएगा शाहजहां ने। किसके लिए बनवाया था? बेगम मुमताज की याद में, बेगम मुमताज की याद में, मुमताज की याद में बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और ये कहां पर है? आगरा, यूपी में है। हमारे देश की शान है भाई। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल है, ठीक है, गुप्त काल, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री गुप्त के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। और इसको श्रवण युग बोला जाता है। कौन सा युग बोला जाता है? श्रवण युग या श्रवण काल, श्रवण युग या श्रवण काल इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में थे? नवरत्न है, हमसे पूछा गया है कि नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में थे। ऐसे ही एक मुगल का पूछा जाता है, मुगल, किस मुगल शासक के नवरत्न थे? मुगल शासक के, तो वो हो जाएगा अकबर, ठीक है, अकबर हो जाएगा। और इसमें पूछा गया है किसका? गुप्त का। किसका पूछा गया है? गुप्त शासक का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? देखो, लिपि कम पूछता है, वैसे भाषा पूछता है, भाषा कौन सी है, ठीक है, भाषा कौन सी है। और लिपि पूछे तो वैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसमें तो क्या है, किसका आंसर हो जाएगा? ना ब्राह्मी लिपि है, ना खरोष्टी लिपि है, ना देवनागरी लिपि है, तो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर लिपि ही पूछेगा, अगर भाषा पूछेगा तो यही आंसर होगा, यही होगा परमानेंट, कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है कि भाई कौन सी भाषा है। लेकिन अगर लिपि की बात करें तो इसको क्या बोल दिया जाता है? हड़प्पा, हड़प्पा लिपि इसको बोल दिया जाता है, हड़प्पा लिपि इसको बोला जाता है। इसके अलावा सैंधव लिपि भी इसको बोल दिया जाता है कि सैंधव लिपि है। इसी को सिंधु घाटी लिपि बोल दिया जाता है, सिंधु घाटी लिपि बोल दिया जाता है, सिंधु घाटी लिपि है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको बोला जाता है। लेकिन रियल में बात करें तो क्या है, अभी तक नहीं पढ़ी गई है, यही है। लेकिन आपको लिख के दे सकता है, सिंधु घाटी लिपि हो गया, हड़प्पा लिपि हो गया। अगर वो ऑप्शन में है और ये नहीं दिया हुआ तो वो आपके आंसर हो जाए। देखो इसमें है, ये सब नहीं दिया हुआ तो ये दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि भाई सिंधु घाटी की है तो सिंधु घाटी लिपि होगी, हड़प्पा की है तो हड़प्पा होगी, संधव उसको बोल दिया जाता है सिंधु को, तो उसकी लिपि, ठीक है। चलो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें समझ के करना होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे? तो वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। किसकी करते थे? पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। और कभी कभी पशुपतिनाथ ना देकर शिव ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो भगवान शिव का रूप ही माना जाता है। तो समझ गए, तो भगवान शिव या पशुपतिनाथ, मेनली तो पशुपतिनाथ ही आपको देगा, पशुपति। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां पर किया था? तो गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वो कहां पर किया था? चंपारण में किया था। कहां पर? चंपारण में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? देखो सारी पुस्तकें मैं आपको याद करवा चुका हूं जो इंपॉर्टेंट हैं, हिस्ट्री वगैरह की भी मैं आपको क्लास अलग अलग क्लासेस में करवा चुका हूं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। तो हिंद स्वराज लेखक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को है, मुंबई में हुई थी, ठीक है, याद कर लेना। और देखो यहां पर 1905 है। 1905 में क्या हुआ? 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। क्या हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1947 में क्या हुआ? हमारा जो भारत है वो आजाद हुआ। क्या हुआ? भारत आजाद हुआ। 1857 में क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई, मंगल पांडे जी को फांसी की सजा हुई। और ये कारण क्या थे? तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस थे, यानी जो गोलियां थी उनमें चर्बी लगी हुई थी।
साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष में हुआ? तो साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। कब आया भाई? 1928 में है साइमन कमीशन भारत आया, 1928 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च। 1919 में 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे डेट दिखती है ना, तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं रिपीट कर लिया करो खुद, ठीक है, खुद रिपीट कर लिया करो, समझ रहे हो। आगे देखते हैं, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैंने अभी आपको बताया था कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हमारे खाद्यान्न से, यानी खाने की चीजें से। तो क्या हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए, जो खाने की वस्तुएं हैं उनको बढ़ाने के लिए। ये श्वेत क्रांति, ये नीली क्रांति। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड अभी तो मैंने आपको बताया था कि श्वेत क्रांति है, उसी को क्या बोला जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। वर्गीज कुरियन। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा किस राज्य को अलग करती है? ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है वो किस राज्य को अलग करती है? तो आपको पता होगा ना, भारत और चीन के बीच में तो हमारा कौन सा राज्य है जहां पर खटपट चलती रहती है भारत और चीन के बीच में? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और एक क्वेश्चन याद कर लेना जो आपके एग्जाम्स में आता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो हो जाएगी मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच में कौन सी है? मैकमोहन रेखा, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई? रेड क्लिफ है भाई, ये राड क्लिफ नहीं है, रेड क्लिफ। इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई? तो ये खींची गई थी भाई 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ उसी समय। ठीक है, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो वेदों की ओर लौटो नारा है वो दिया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, आपको बताना है कि जो वंदे मातरम गीत है वो किस उपन्यास से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से। और ये आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है आनंद मठ। ठीक है, तो वंदे मातरम किसमें है? आनंद मठ में। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये क्वेश्चंस मैंने वैसे आपको कई बार याद करवा दिया है, तो ये हो जाएगी प्रतिभा सिंह पाटिल जी। ठीक है, इसके अलावा तो यार बता रखा है सब कुछ। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? देखो बार बार बता चुका हूं, अडॉप्ट की बात हो रही है। लागू किया गया पूछे तो अलग होगा, अपनाया गया तो अलग होगा। तो अपनाया गया है तो 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। तो अपनाया गया पूछा है तो सी आंसर होगा। आंसर भी मैं आपको चेक करवा देता हूं। आगे बढ़ते हैं, इस मौर्य शासक ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपनाया। जल्दबाजी मत करना, आप एक ही बात सोचते हो अशोक होगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ठीक है, जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने, बौद्ध धर्म अशोक ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार, और इसका पोता कौन था? अशोक था। ठीक है, अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, अशोक के जो प्रसिद्ध शिलालेख हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो जो मुंडको उपनिषद वाला सत्यमेव जयते हैं ना, वो भी अशोक से संबंधित ही है। ठीक है, तो ये कौन सी लिपि हो जाएगी? ये हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हिंदी में नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूं, ऐसे होगा आपका, ऐसे कुछ। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? बताओ।
अभी समझाया था, उस बात को यूज करो और आंसर आ जाएगा। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। प्रसिद्ध है लाल किला, तो कौन होगा? शाहजहां। बस। चित्रकला के लिए हो जाएगा जहांगीर। मुगल चित्रकला शैली किसके शासनकाल में अपने चरम पर थी? तो चित्रकला किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी जहांगीर। ठीक है, चित्रकला हो जाएगी जहांगीर के शासनकाल, जहांगीर के। आगे देखो, प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? ये हमने बुक्स वाले में हमारा रह गया था, अब आ गया। जो चीज रह जाएगी वो किसी न किसी टेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भाई कालिदास जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। तो कालिदास जी के द्वारा। हिंदी में नहीं लिखा तो लिख देते हैं भाई कालिदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लौह स्तंभ किस वंश के दौरान बनाया गया था? लौह है, जो लौह स्तंभ है, सॉरी, दिल्ली का लौह स्तंभ, ये किस वंश भी आपको याद होगा, तो ये हो जाएगा गुप्त वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? गुप्त वंश हो जाएगा। श्री गुप्त के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। सिंधु घाटी के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तो उनको भाई लोहे का ज्ञान नहीं था, आयरन का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महान स्नानागार किस हड़प्पाई स्थल पर पाया गया है? महान स्नानागार पूछे, महान अनानागार पूछे, तो ये कहां पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। कहां पर पाया गया भाई? मोहनजोदड़ो में पाया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां पर शुरू किया? तो ये तो मैं बता चुका हूं, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिए। अभी आज वाली क्लास में ही बताया है, तभी मैं आपसे कमेंट करवा रहा हूं। सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे, और साथ में ये भी करना कब किया। ठीक है, सत्याग्रह कौन सा था और कब हुआ, ये भी आपको बताना है कि सत्याग्रह कब किया था। आगे बढ़ते हैं कि किसने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि मैंने पूछा था स्टूडेंट से, तो कुछ अलग आंसर कर रहे थे, कुछ अलग आंसर कर रहे थे, मैंने सोचा याद करवा देता हूं। किसने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा? तो अगर आपसे पूछे महात्मा किसने कहा, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। लेकिन कुछ स्टूडेंट के कमेंट क्या आ रहे थे? सुभाष चंद्र बोस जी, कुछ स्टूडेंट के रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो मैंने आपको बताया कि महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। लेकिन फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? स्टूडेंट तो ऐसे तो गलत नहीं कर रहे, लेकिन कंफ्यूजन था कि उनको राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? तो राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, तो वो एक रेडियो से संबोधित कर रहे थे सिंगापुर से, तब उन्होंने ये बात बोली थी। गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, राष्ट्रपिता। तो महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। ठीक है, और इनका उपनाम क्या है? नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। नेताजी एग्जाम्स में आता है। ठीक है, नेताजी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो वाले ही थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसने संभावित किया था? तो पहला अधिवेशन किसने किया था भाई? तो ये हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र क्या हो जाएगा? बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, 1885 में ही हुआ था, मुंबई में ही हुआ था। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो हमने पढ़ा था कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन रद्द पूछा है कि किस वर्ष रद्द हुआ, तो 1911 में। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, रद्द कब कर दिया गया? 1911 में। आगे बढ़ते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? मैंने आपको करवाया था, क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन हो जाएगा। ठीक है, ये है श्वेत क्रांति के, ये है हरित क्रांति के। तो ये ही पूछता है, श्वेत और हरित के ही।
ठीक है, बाकी मैंने आपको करवा दिया है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका भी आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने किया था। ठीक है, तो आज हमारा जो ये टेस्ट है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। ऑलमोस्ट क्या समाप्त हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज आपको मजा आया होगा, कुछ नए क्वेश्चंस याद हुए होंगे, कुछ पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन हुआ होगा, और अभी हमारे पास समय बचा हुआ है। ठीक है, और सारी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, सब कुछ आपको तैयार करवा दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप कमेंट करके बता दो। और जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे देने नहीं होते। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, और जिसने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर जरूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।